हेलो चिल्ड्रन, कैसे हैं आप लोग। पिछली क्लास में हम लोग क्लास 8 का चैप्टर 1 पढ़ रहे थे, ज्योग्राफी का। एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज रिसोर्सेस। और हमने पिछली क्लासेस में देखा रिसोर्सेस हम किसको कहते हैं, और इसके हमने 3 प्रकार देखे: नेचुरल रिसोर्स, ह्यूमन मेड रिसोर्स एंड ह्यूमन रिसोर्स। और हमने देखा नेचुरल रिसोर्सेज की क्लासिफिकेशन, और हमने समझा उसमें कितने ब्रांचेस रहते हैं, कितने प्रकार हैं, उसके एग्जाम्पल्स को भी हमने स्टडी किया था। और आज हम लोग ह्यूमन मेड रिसोर्सेज शुरू करेंगे। ओके। अब ह्यूमन मेड रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है, यानी वे रिसोर्स, वे संसाधन जिसको ह्यूमन ने बनाया है, विच इज मेड बाय ह्यूमन। और एक ह्यूमन एक रिसोर्स बनाता कैसे है भाई, वो कोई भी चीज़ कहाँ से लेता है। द मैन टेक्स एनी सब्सटेंस फ्रॉम द नेचर, प्रकृति से। ठीक है। तो यहाँ पे जब कोई व्यक्ति नेचुरल सब्सटेंस को यूज़ करता है और उसको अपनी ज़रूरत के हिसाब से ढाल लेता है, तब वही चीज़ आपकी रिसोर्स बन जाती है। और वो चीज़ जो हमने बनाई प्रकृति से लेके जब हम बना लेते हैं, तो उस चीज़ को हम लोग कहते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्स, क्योंकि उसको हमने बनाया। ओके। Natural substances become resource when their original form has been changed. Original form, ठीक है। अब यहाँ पे natural substance है, वो रिसोर्स है। कैसे बना, जब उसका ओरिजिनल फॉर्म हमने चेंज कर दिया। ठीक। अब इसमें हम अब अगर एक लकड़ी का एग्जांपल लेते हैं, भाई हमने जंगल से लकड़ी काटी, तो वो एक नेचुरल रिसोर्स था। अब हमको हमारे घर में फर्नीचर चाहिए था या बेड चाहिए था, जो भी चाहिए था, तो हमने उस लकड़ी से बनाया। ठीक। तो यहाँ पे जो वुड है, यानी जो लकड़ी हम जंगल से लेके आए, वो तो नेचुरल रिसोर्स थी, लेकिन जब हमने उसकी कुर्सी या टेबल बना ली, तो वो ह्यूमन मेड रिसोर्स कहलाएगा। अब आपको फर्क समझ में आया। ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे जो एक वर्ड यूज किया गया, ओरिजिनल फॉर्म, यानी वो जिस अवस्था में हमको प्रकृति में मिलता है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें आयरन का, लोहा, लोहा हम जिस प्रकार से यूज करते हैं, क्या हमको वैसे ही मिल जाता है? नहीं, वो अपने कच्चे रूप में होता है। ठीक है। उसे हम कहते हैं आयरन ओर। ठीक। जो हमें लोहा प्राप्त होता है प्रकृति से, वो कच्चा होता है, फिर हम उसको बहुत से प्रोसेस से गुजरने के बाद उसमें से आयरन एक्सट्रैक्ट करते हैं, है ना। उसमें से वो लोहा तैयार करते हैं जिसका हम उपयोग करते हैं भांति भांति की चीज़ें बनाने में। गाड़ियाँ बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, ब्रिजेस बनाते हैं। ठीक है। तमाम चीज़ें जो हम बनाते हैं उसमें लोहा इस्तेमाल होता है। ठीक। तो जो लोहा हमने प्रकृति से प्राप्त किया, वो नेचुरल रिसोर्स था, और जब हमने उससे घर बनाया, बिल्डिंग बनाई, पुल बनाया, तो वो ह्यूमन मेड रिसोर्स कहलाएगा। राइट। अब देखिए यहाँ पे तमाम चीज़ें हैं। पीपल यूज नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक व्हीकल्स, बिल्डिंग्स, रोड्स, ब्रिजेस, कुछ भी डाल सकते हैं आप। अब आपको व्हीकल बनाना होगा, आप गाड़ी बनाते हैं, उसमें आप स्टील यूज़ करते हैं, एल्यूमिनियम, ग्लास फाइबर, आयरन, तमाम चीज़ों का इस्तेमाल होता है, तब जाके आपकी गाड़ी तैयार होती है। आप पुल बनाते हैं, पुल बनाने में आपका सीमेंट है, स्टोन है, लोहा है, एल्यूमिनियम है, तमाम चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। ठीक। इसी प्रकार से जितनी भी चीज़ें हैं, सबको जो भी हम बनाने में इस्तेमाल करते हैं, हम प्रकृति से लेते हैं, और जब वो बन जाता है तो हम उसको बोलते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्स। ओके। इसीलिए हम कह सकते हैं when the original form of natural resources is changed, then it becomes a human made resources. Okay? तो ये क्लियर हो गया आप लोगों का। अब हम लोग थर्ड फॉर्म ऑफ रिसोर्स में चलेंगे, एंड दैट इज योर ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है। यहाँ पे ह्यूमन को ही रिसोर्स बताया गया है। यहाँ पे व्यक्ति स्वयं में अपने आप में ही एक रिसोर्स है। कैसे? अब एक घर में बच्चा है, ठीक है, वो अपने घर में रह रहा है, उसका पालन पोषण हो रहा है, वो शिक्षा ले रहा है। ठीक। उसके बाद वो जब पढ़ लिख लेगा, जब वो कुछ बन जाएगा, तो वो समाज के लिए एक रिसोर्स बन जाता है। ठीक है। और जब वो रिसोर्स बनता है, तो उसमें उसका क्या इस्तेमाल होता है, वो क्या चीज़ें हैं जिसको इस्तेमाल करके वो समाज में योगदान देता है, वो होता है उसका ज्ञान, उसकी स्किल। ठीक है। अब जैसे हमने यहाँ मेंशन किया है, ह्यूमन बीइंग्स मेक यूज ऑफ द नेचर and they use their knowledge, skill and technology to make resources। यानी व्यक्ति जो है प्रकृति से जो भी सामान लेता है, उसको किसी उत्पाद में ढालने के लिए
वो किन चीज़ों का इस्तेमाल करेगा? अपने ज्ञान का, अपनी स्किल का और टेक्नोलॉजी का। अगर हम एग्जाम्पल लें, पहले इंसान ने पहिया बनाया, ठीक है। अब पहिया बनाने के बाद उसने 2 पहिया बनाया, फिर तिपहिया बनाया, फिर 4 पहियों की गाड़ी बनाई, फिर एरोप्लेन बनाया। तो ये क्या हो रहा है? उसकी नॉलेज यहाँ पे यूज़ हो रही है, उसका स्किल यूज़ हो रहा है और साथ में एडवांस हो रहा है, यानी दिन पे दिन उसका विकास हो रहा है। तो जब ज्ञान का, स्किल का विकास हो जाता है तब वो बन जाती है आपकी टेक्नोलॉजी, ठीक है। और जब किसी चीज़ के निर्माण में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है तब वो और बेहतर बनती है। ओके, तो हम नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल कैसे करते हैं? अपने ज्ञान के स्तर पर। यही हमारा एक नॉलेज है, हमारा दिमाग है, जो हमको इस दुनिया में बाकी जीव जंतुओं से, जानवरों से अलग करता है। क्योंकि हमारे पास सोचने की क्षमता है, समझने की क्षमता है और हम अपने दिमाग का इस्तेमाल करके बहुत कुछ कर सकते हैं और कर भी रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे एक व्यक्ति अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए प्रकृति का इस्तेमाल करता है, अपनी नॉलेज, स्किल और टेक्नोलॉजी लगा के, और फिर वो उसे अपने योग्य ढाल लेता है, राइट। नाउ पीपल बिकम वैल्यूएबल ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ। अब यहाँ पे एक व्यक्ति, एक ह्यूमन जब रिसोर्स बन जाता है तो कीमती हो जाता है ना। तो वो रिसोर्स बनता कैसे और उसकी कीमत कैसे बढ़ती है? उसके नॉलेज के आधार पर। यानी शिक्षा है जो व्यक्ति के विकास में एक बहुत बड़ा योगदान देती है। एक बच्चा जब पढ़ता लिखता है उसके बाद ही वो तमाम पद ग्रहण करता है आगे चल के, है ना। डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, नर्स बनती है, ठीक है। फिर आपके साइंटिस्ट तैयार होते हैं, किसान बनते हैं, वर्कर्स बनते हैं। तो ये कैसे होता है? एजुकेशन के द्वारा। आदमी लिखता है, पढ़ता है, उसका दिमाग, उसका इंटेलिजेंस लेवल बढ़ता है ना। एक बच्चा अगर आगे चल के किसानी का काम कर रहा है, या एक लड़की आगे चल के ट्रैक्टर चला रही है, या कोई भी काम हो रहा है, तो किसान का काम करने के लिए भी खेत में फसलों को कितनी दूरी पे लगाया जाए, पौधों को, उसमें खाद कितनी पड़नी है, रसायन कितना इस्तेमाल होना है, सिंचाई कब होनी है, बुआई कितनी होनी है, मौसम का ज्ञान, मिट्टी का ज्ञान, हर प्रकार का ज्ञान होना चाहिए, तब जाके एक सफल किसान तैयार होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या लगा? नॉलेज, ज्ञान। और वो काम करने में, फसलें, अच्छी फसलें उगाने में उसका स्किल इस्तेमाल हुआ, उसने ट्रैक्टर इस्तेमाल किया, ठीक है। इरिगेशन की तरह तरह की चीज़ें इस्तेमाल की, भाई कैनल डाला सिंचाई के लिए, या स्प्रिंकलर्स डाले, या बांध बनाए, ठीक है, या फिर हार्वेस्टर्स लगाए। तो यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है? टेक्नोलॉजी। ओके, तो इस तरीके से व्यक्ति खुद में रिसोर्स है, और जब वो पढ़ लिख के तैयार हो जाता है, अपनी नॉलेज का, स्किल का इस्तेमाल करता है समाज में अपना योगदान देने के लिए, तब उसकी कीमत वहाँ पे बढ़ जाती है, ठीक है। तो एक व्यक्ति अपने घर में जब तक रहता है तब तक वो अपने माँ बाप के लिए भी रिसोर्स ही है, लेकिन वो तब तक रिसोर्स कहाँ है? सीमित क्षेत्र में है। यानी वो सिर्फ अपने परिवार में, अपने घर वालों के लिए ही रिसोर्स का काम कर रहा है। वहाँ भी रिसोर्स है, क्यों? क्योंकि अपने माँ बाप के लिए वो बहुत कीमती है ना। एक बच्चा तो कीमती होता ही है परिवार के लिए, लेकिन जब वो पढ़ लिख के बाहर निकलेगा, कुछ बन जाएगा, तो वो समस्त संसार के लिए, समाज के लिए एक वैल्यूएबल रिसोर्स हो जाएगा। ओके, नाउ अब यहाँ पे देखिए, ये जो तरह तरह के हमने यहाँ पे नाम लिखे हैं, भाई डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, फार्मर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, ये सब जो भी हैं, यानी आपकी सोसाइटी में, समाज में जितने भी काम होते हैं, या जितने भी लोग होते हैं जो तरह तरह के ऑक्यूपेशन करते हैं, जॉब करते हैं, तो ये सब जो है एक दूसरे के ऊपर इंटर डिपेंडेंट रहते हैं। इंटर डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है? एक दूसरे के ऊपर की निर्भरता। यानी समाज में कोई भी व्यक्ति अकेला नहीं रह सकता है, जीवन नहीं चल सकता, क्योंकि सबका काम अलग अलग है। इंजीनियर कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है, डॉक्टर मरीजों की सेवा कर रहा है, ठीक है, साइंटिस्ट भाई तरह तरह की रिसर्च कर रहा है, इन्वेंशंस कर रहा है, किसान फसलें उगा रहा है, वर्कर्स अपना काम कर रहा है। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल लें, अगर आपको इसे समझाएं। अब यहाँ पे एक फार्मर है, ठीक है, और ये साइंटिस्ट है। अब साइंटिस्ट 24 घंटा अपने रिसर्च के काम में लगा है, ठीक है,
उसको खाना चाहिए, तो खाना कहाँ से आएगा? वो खाना उसको यहाँ से मिलता है। फार्मर जो अनाज उगाता है उसी के बल पे इसको फूड प्राप्त होता है। अब फार्मर्स के खेतों में फसलों की प्रोडक्शन में बढ़ोतरी कैसे की जाए? भाई ऐसा हम क्या इन्वेंट कर दें, ऐसा हम कौन सा रास्ता निकालें कि इसके क्रॉप को डैमेज होने से बचाया जा सके, इसकी सिंचाई की जो व्यवस्था है वो बढ़ जाए। हाँ, तो वो कौन करता है? वो साइंटिस्ट करता है। ठीक, तो फार्मर ने साइंटिस्ट को खाना दिया और साइंटिस्ट ने अपना नॉलेज और टेक्नोलॉजी देके फार्मर्स की क्रॉप प्रोडक्शन को बढ़ाया, क्वालिटी को बढ़ाया और इसकी क्रॉप डैमेज को बचाया। ओके, और अगर हम देखें भाई यहाँ पे आपका डॉक्टर है, इंजीनियर है। अब डॉक्टर जो है उसको अपना घर बनवाना है, ठीक, कंस्ट्रक्शन का काम करना है, तो उसको कौन लगेगा? इंजीनियर। ये काम उसको इंजीनियर करके देगा। अब इंजीनियर अगर बीमार पड़ता है तो किसके पास जाएगा? डॉक्टर के पास। तो देखिए आपने इंटरडिपेंडेंस, इसी को कहते हैं एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहना। ठीक है, तो ये समाज में इसी प्रकार से काम चलता है। सो ह्यूमंस आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। ठीक है, मानव जो एक दूसरे के ऊपर निर्भर है अपना काम चलाने के लिए, अपना जीवन यापन करने के लिए। ओके, तो ये आपका रिसोर्सेज का टाइप पूरा हो गया। पहला हमने देखा था नेचुरल रिसोर्स, फिर हमने देखा ह्यूमन मेड रिसोर्स, और थर्ड टाइप हमने समझा ह्यूमन रिसोर्सेज। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट टर्म पे आते हैं हम लोग, कंजर्विंग रिसोर्सेज। कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है? किसी चीज को बचाना। ठीक है, हम कोई चीज क्यों बचाते हैं? ताकि हम उसको आगे चल के इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, तो हम जब रिसोर्स बचाने की बात करते हैं, संसाधन को कंजर्वेशन करने की बात करते हैं, तो उसके आगे हमारा लक्ष्य क्या होता है? ताकि हम अपने प्रकृति को डैमेज होने से बचा सकें और आगे आने वाली जनरेशन्स को भी इनको वापस दे सकें। ठीक है, तो रिसोर्सेज का बचाव करने में दो टर्म्स आते हैं आपके। इसको समझने के लिए आपको दो टर्म देखने होंगे। फर्स्ट इज योर रिसोर्स कंजर्वेशन एंड सेकेंड इज योर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखते हैं क्या। नाउ लेट अस सी रिसोर्स कंजर्वेशन। यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली, okay, this is carefully and giving them time to get renewed। इसका मतलब क्या है? हम जिस रिसोर्स का इस्तेमाल करें उसको सोच समझ के ध्यान से करें और हम उसको इतना समय दें, इतना टाइम दें कि वो दोबारा अपने आप को रिप्लेनिश कर सके। ठीक है, जैसे कुछ संसाधन होते हैं उनको बनने में हजारों वर्षों का टाइम लगता है, जैसे आपका क्या हुआ, कोल और पेट्रोलियम। ठीक, तो अगर हम केयरलेसली इसको इस्तेमाल करेंगे तो हम जितने समय में इनको इस्तेमाल किए हैं और ये जब खत्म हो जाएंगे तो हमारा पूरा जीवन कम पड़ जाएगा इनको दोबारा बनने में। यानी जितना हमारा जीवन है उससे दुगना तिगुना समय इनको बनने में लगता है। जैसे आप ट्रैफिक में जाते हैं, आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, सिग्नल पे आपकी गाड़ी रुक गई, तो कुछ लोग क्या करते हैं, अपनी गाड़ी को ऑन रखते हैं। उनकी गाड़ी लगातार चल रही है, उनकी गाड़ी में जो तेल है वो बर्बाद हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ हमने क्या किया, रिसोर्सेज को केयरलेसली यूज किया। हमने यहाँ पे अपने संसाधन को व्यर्थ गंवाया। लेकिन अगर हम ये करें कि अपनी गाड़ी हम सिग्नल पे बंद कर दें तो उससे क्या होगा, गाड़ी के अंदर का जो तेल है वो क्या होगा, बचेगा। ठीक, तो यहाँ पे हम कहेंगे द मैन हैज यूज्ड द रिसोर्स केयरफुली, उसने उसको ध्यान से यूज किया। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया है रिसोर्स कंजर्वेशन केयरफुली एंड गिव देम टाइम टू गेट रिन्यूड। यानी अगर हम सही तरीके से संसाधनों का इस्तेमाल करेंगे, बचा के करेंगे, तो उतने समय में उस संसाधन को भी वक्त लग जाएगा, मिल जाएगा कि वो दोबारा हमारे लिए तैयार हो जाए। ओके, सेकेंड टर्म इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब यहाँ देखिए, बैलेंसिंग द नीड to use resources and also conserve them for the future। यहाँ पे आपकी नीड को बैलेंस करने के लिए कहा गया है। नीड को बैलेंस करना क्या होता है, यानी जितनी आपकी ज़रूरत है आप उतने में ही सीमित रहिए। यानी किसी चीज़ को फालतू मत इस्तेमाल कीजिए, उसको बैलेंस करके रखिए। राइट, जैसे अगर आपको मान लीजिए हमको सब्जी लेने जाना है, ठीक है, अब बगल में हमारी सब्जी मार्केट है, मुश्किल से 10-15 मिनट का रास्ता है, तो हम इसमें ये कर सकते हैं
हम पैदल गए, हमने जाने में अपना 15 मिनट लगाया, 10 मिनट 15 मिनट में सब्जी ली, फिर 15 मिनट में वापस आ गए। लगभग 1 घंटे का समय में हमने अपना पूरा काम खत्म किया और हम आ गए। अब हम इसमें ये भी कर सकते हैं, हमने गाड़ी उठाई, 4 व्हीलर उठाया, गाड़ी चला के गए, उतना तेल फूका जितने की हमने सब्जी नहीं ली, और फिर हम वापस आए। ठीक, तो हमने क्या किया यहाँ पर, हमने अपने रिसोर्स को बर्बाद कर लिया। मान लीजिए आपकी गाड़ी में उतना ही तेल था, वो आपने ख़त्म कर दिया, आपकी गाड़ी में अब तेल नहीं है। अब नेक्स्ट सुबह कोई ऐसी इमरजेंसी आ गई कि आपको तुरंत गाड़ी से ही जाना है, मान लीजिए कोई बीमार ही पड़ गया और वो मरीज़ पैदल नहीं जा सकता, आपको गाड़ी में डाल के ले जाना है, अब आपकी गाड़ी में तेल नहीं है, अब आप क्या करेंगे? ओके, तो इसे कहा जाता है बैलेंसिंग द नीड एंड टू सेव देम फॉर द फ्यूचर, यानी आगे आने वाले समय के लिए, भविष्य के लिए उसको बचाना। ओके, तो यहाँ पे रिसोर्स कंजर्वेशन माने यूजिंग द रिसोर्स केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड, एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी बैलेंसिंग द नीड टू यूज द रिसोर्सेज एंड ऑल्सो टू कंजर्व देम फॉर द फ्यूचर, राइट। Now, there are different ways of conserving resources. अब ऐसे कौन से तरीके हैं जिससे हम रिसोर्स को कंजर्व कर सकते हैं? ये तो मैंने खैर आपको कुछ पॉइंट्स दिए हैं, लेकिन हम अपनी रोज़मर्रा की दैनिक जीवन में भी छोटे मोटे काम करके रिसोर्स को कंजर्व कर सकते हैं। कैसे? हम कमरे में पढ़ रहे हैं, हमने लाइट ऑन करके रखी है, हमारा मन किया टहलने को, हम निकल गए, हमने लाइट ऑफ नहीं की, हम आधे घंटे में 1 घंटे में आए, लाइट जलती रही, तो हमने क्या किया? यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट की। हम क्या कर सकते थे? लाइट को बंद करके जा सकते थे। ओके, हम ब्रश कर रहे हैं या हम कुछ धो रहे हैं, हमने टैप खुला छोड़ रखा है, हम अपना काम कर रहे हैं, पानी गिर रहा है, तो यहाँ पे हमने क्या किया? संसाधन को, पानी जैसे कीमती संसाधन को हमने वेस्ट किया। हम क्या कर सकते थे? नल बंद कर सकते थे, फिर दोबारा खोल सकते थे जब हमको ज़रूरत थी। तो इसमें हम क्या करते? उस कीमती संसाधन को हम उतना बचा सकते थे। ठीक है, और हम कैसे बचा सकते हैं? भाई हमने अपने घर में खूब ढेर सारे पेड़ पौधे लगा दिए, ठीक, ओके, या फिर हमने ज़रूरत के वक्त पंखा खोला, ज़रूरत नहीं तो हमने उसको बंद कर दिया। ओके, टीवी बेमतलब चल रही है, हमने उसको बंद किया। तो ऐसे तमाम छोटे मोटे काम हैं आपके घर में जिसको आप करके इन रिसोर्सेस को बचा सकते हैं, और आज जब आप इसको बचाएंगे, आगे जाके ये आपके ही काम आएगा और आपके आने वाले जनरेशन्स को ही ये काम देगा। तो इसीलिए हमको रिसोर्सेस को कंजर्व करना बेहद ज़रूरी है। ठीक है, तो हम कुछ तरीके देखते हैं। फर्स्ट इज रिड्यूसिंग कंजम्पशन, रिसाइकलिंग एंड रीयूजिंग देम। रिड्यूसिंग कंजम्पशन का मतलब क्या होता है? कंज्यूम करना, यानी किसी भी संसाधन का उपयोग करना। ठीक है, बिजली का उपयोग करना, पानी का उपयोग करना, ठीक, बहुत तरह की चीज़ों का उपयोग करना, उसी को हम लोग कहते हैं कंजम्पशन। तो इसको रिड्यूस कीजिए, कम कीजिए, जितनी ज़रूरत हो उतनी ही, जैसे मैंने भी आपको समझाया था। ठीक है, जब तक आपका इस्तेमाल हो रहा है लाइट का, ऑन कीजिए, उसके बाद बंद कर दीजिए। जब तक आपको पानी चाहिए तब तक आप ऑन कीजिए, फिर उसको बंद कर दीजिए। ठीक है, अब एक चीज़ हमारे जीवन में आ चुकी है, वॉशिंग मशीन। ठीक है, ये बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, वॉशिंग मशीन। भाई पहले वॉशिंग मशीन नहीं थी तब भी कपड़े धुलते थे, आज वॉशिंग मशीन है तब भी कपड़े धुलते हैं। लेकिन आज पानी, समय दोनों डबल ट्रिपल खर्चा हो रहा है, बिजली तो फूक रही है सो अलग। ठीक है, काम वही हो रहा है, आज से पहले कम समय में होता था। ठीक है, थोड़ी सी मेहनत लगती थी, बिजली नहीं लगती थी, कपड़े धुल जाते थे। लेकिन आज के टाइम में आपका पानी इस्तेमाल हो रहा है ज़रूरत से ज़्यादा, आपका समय ज़्यादा लग रहा है उसमें, प्लस आपकी बिजली भी उसमें वेस्ट हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये कर सकते हैं कि हम मशीन का इस्तेमाल ना करके जो छोटी मोटी चीज़ें हों उसको हम अपने हाथ से भी धो सकते हैं। तो यहाँ पे हम कंजम्पशन को रिड्यूस कर सकते हैं, है ना। बिजली जो हमारी मशीन खाएगी, अगर हमने एक दिन मशीन नहीं चलाई तो हमारी बिजली बच गई, उतना पानी बच गया, ठीक, उतना आपका समय भी बच गया। ओके, तो यहाँ पे कहा गया रिड्यूसिंग कंजम्पशन। देन रीसाइक्लिंग। रीसाइक्लिंग का मतलब होता है कोई चीज़ हमने इस्तेमाल की, वो दोबारा बनकर आ गई, है ना। अभी हम क्या करते हैं, पॉलिथीन्स, प्लास्टिक्स, लोहा, कूड़ा कबाड़ा कुछ कचरे में फेंकते हैं। ये
दोबारा जाता है, इसको फिर से रीमैन्युफैक्चर किया जाता है, ये फिर से मार्केट में आ जाता है नया शेप लेके, नया कलर लेके, खूबसूरत बन के, हम फिर उसको खरीद के अपने घर में लेके आते हैं, फिर इसको यूज़ करते हैं, उसे कहा जाता है रिसाइकल। ठीक, फिर है आपका रीयूजिंग देम, वही जो हमने दोबारा उसको इस्तेमाल किया। ठीक है, अब हम अगर इसको अपने स्तर पे करना चाहें, हमारे घर में अगर पेपर आता है, न्यूज़पेपर, तो हमने एक दिन का पेपर पढ़ा, हमने एक कोने में उसको फेंक दिया, हम क्या कर सकते हैं, हम न्यूज़पेपर से बैग तैयार कर सकते हैं। हम न्यूज़पेपर लिया, ठीक है भाई, कोई पुरानी टोकरी पड़ी थी उसमें से बम्बू स्टिक्स निकाले, हमने वो यूज़ किया, उसको चिपकाया, या फालतू इधर उधर का सामान था, पर्ल थे, मोती थे, सितारे थे, लगा के उसको सजा दिया, एक पेपर बैग तैयार हो गया, कैरी बैग जिसमें हम हल्के फुल्के सामान लेके आ सकते हैं। हम इसको और क्या कर सकते हैं, हम शॉप पे जा सकते हैं, जैसे कि आप देखते हैं इस वक्त हमारी शॉप्स पे पॉलीथीन्स का बहुत तेज़ी से इस्तेमाल हो रहा है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, ये पेपर बैग्स बना के शॉपकीपर्स को मुफ्त में दे सकते हैं, है ना, उनको फ्री में दे सकते हैं, और उनसे हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं प्लीज़ डोंट यूज़ द पॉलीथीन्स, आप पॉलीथीन बैग का इस्तेमाल मत कीजिए, बदले में हम आपको ये पेपर बैग दे रहे हैं। तो हमने इसमें दो काम किए, पहला हमने अपने रिसोर्सेज को कंजर्व किया, हमने एनवायरनमेंट को डैमेज होने से बचाया, और एक काम और किया, हमने उस दुकानदार को भी इस बात के लिए प्रेरणा दी कि वो अपने एनवायरनमेंट को बचाए और रिसोर्स को कंजर्व करे। ओके, नाउ नेक्स्ट इज सस्टेनेबल यूज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। सेम चीज़ जो मैंने अभी आपको यहाँ पे एक्सप्लेन की थी, नीड को बैलेंस कीजिए और उसको अपने फ्यूचर के लिए सेफ रखिए, राइट। नेक्स्ट इज योर कंजर्विंग द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ। डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, विविधता, यानी जीवन बहुत प्रकार का है ना, करोड़ों प्रकार का जीवन है यहाँ पे, बहुत तरह के जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, इंसेक्ट्स हैं, ठीक, तो सबको कंजर्व करना। हम लोग क्या करते हैं भाई, आज हमारा क्रॉप प्रोडक्शन बहुत बढ़ गया है ना, 12 महीने पहले तो भाई सब्जियां और फल हमको मौसम के हिसाब से मिलता था, अभी क्या है, मेगा सिटीज़ में जाइए 12 महीने सब कुछ आपको उपलब्ध है, कोई भी फल अच्छा उस मौसम मिलता था, यहाँ तो अभी भी मिल रहा है। क्यों, टेक्नोलॉजी के कारण हम इतना विकास कर गए, लेकिन इसके चक्कर में हमने क्या किया, ज़मीन में इतने केमिकल डाल दिए, इतने पेस्टिसाइड डाल दिए, इतना छिड़काव कर दिया दवाओं का कि पूरी मिट्टी जहर हो गई, और जो उसमें से खाने का सामान है वो खुद ही जहर है, ठीक है, रसायन से भरा हुआ है, फुल ऑफ केमिकल्स, ठीक है। तो कंजर्विंग द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ, तो यहाँ हमने लाइफ, जो हमने मिट्टी में तरह तरह के केमिकल्स डाले, उससे क्या हुआ, मिट्टी की फर्टिलिटी हमने कम कर दी, उस मिट्टी में तरह तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं जो कि मिट्टी की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं, वो कई बार उसमें मर जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, ठीक। तो यहाँ हमने क्या किया, लाइफ को ख़त्म किया, ठीक। वो सब्ज़ी हमारे घर में आई, हमने उसको कंज्यूम किया, हमारे भी शरीर में जहर का अंश गया, धीरे 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 हमारी बॉडी में भी असर करेगा, ठीक। उसी फल और सब्ज़ी को जानवरों ने खाया, वो उनकी बॉडी में भी गया, ठीक। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, लाइफ को डिस्ट्रॉय किया इनडायरेक्टली। फिर एक चीज़ होती है जहाँ बहुत ज़्यादा हंटिंग कर देते हैं, है ना, बहुत ज़्यादा हमने शिकार खेल दिया, तो भाई आपकी कोई भी स्पीशी है, जैसे आपका टाइगर है, एक टाइम में विलुप्त होने की कगार पे आ गया था, ठीक, क्योंकि लोगों ने इतनी हंटिंग कर दी, क्यों, इसकी खाल के लिए, ठीक। हम जानवरों को मारते हैं, उनका स्किन लेते हैं, उसका जैकेट बनाते हैं, शूज़ बनाते हैं, तरह तरह का इस्तेमाल करते हैं, अननेसेसरीली हम उनको किल करते हैं। तो यहाँ पे हम इन चीज़ों को रोक सकते हैं। अननेसेसरली हम पेड़ पौधे काट रहे हैं, है ना, जंगल के जंगल साफ किए जा रहे हैं, ज़रूरत जितनी है उससे कहीं ज़्यादा हम आगे बढ़कर चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे हम अपनी प्रकृति का क्या कर रहे हैं, दोहन कर रहे हैं। तो इसको हम रोक के डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ को बचा सकते हैं, पशु को बचा सकते हैं, पक्षियों को बचा सकते हैं। जंगल काटने से कितने पक्षी विलुप्त हो रहे हैं, क्योंकि हम उनका घर तोड़ दे रहे हैं। आजकल कितने जानवर घरों में घुस जा रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमने उनके घर तो तोड़ दिए, तो हमारे घर में आएंगे। ओके, तो यहाँ पे इसलिए कहा गया है कंजर्विंग द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ। ओके, नेक्स्ट इज मिनिमाइज द डैमेज टू एनवायरमेंट। मिनिमाइज करना यानी कम करना, डैमेज यानी नुकसान, एनवायरमेंट यानी पर्यावरण। तो जहाँ तक हो सके अपने पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुँचाइए, ठीक। कम जंगल काटिए, कम पेड़ काटिए, ठीक है, जानवरों का कम शोषण कीजिए, उनकी कम हत्या कीजिए, जहाँ तक हो सके हत्या मत कीजिए,
जंगल मत काटिए, पशु पक्षियों को बेघर मत कीजिए, जानवरों को बेघर मत कीजिए, उनके जंगल में आग मत लगाइए। ठीक, तो इस प्रकार से हम बहुत सारे तरीकों से अपने रिसोर्सेस को कंजर्व कर सकते हैं। ओके, तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा? ह्यूमन मेड रिसोर्स, जहाँ पे इंसान नेचुरल सब्सटेंसेस के ओरिजिनल फॉर्म को चेंज करके रिसोर्स बनाता है, तो फिर वो बन जाता है आपका ह्यूमन मेड रिसोर्स। फिर ह्यूमन रिसोर्स कैसे बनता है? जब एक इंसान शिक्षा के द्वारा और हेल्थ, ओके वी हैव मिस दिस कॉन्सेप्ट हेल्थ, ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको बताया एक व्यक्ति शिक्षा के द्वारा अपने आप को तैयार करता है, प्लस हेल्थ भी उसमें वहाँ पे ज़रूरी हो जाती है। क्यों? अगर एक बच्चा स्कूल जा रहा है, हफ्ते में 2 दिन गया, 4 दिन बीमार हो गया, तो क्या वो पढ़ाई पूरी कर पाएगा? नहीं। एक डॉक्टर है, भाई 2 हफ्ता क्लिनिक चलाई, 1 हफ्ता उसने बंद किया क्योंकि वो खुद ही बीमार हो गया। इंजीनियर है, कोई मकान बना रहा था, 1-2 महीना काम किया, 1 महीना 15-20 दिन के लिए बेड रेस्ट पे चला गया, तो क्या ऐसे काम हो पाएगा? नहीं। तो यहाँ पे हेल्दी रहना भी बहुत ज़रूरी है। तो एक ह्यूमन बीइंग जब प्रॉपर एजुकेशन लेगा, सही प्रकार से उसकी हेल्थ रहेगी, उसके बाद ही वो एक वैल्यूएबल रिसोर्स बनेगा। क्लियर? देन वी हैव सीन द इंटरडिपेंडेंस, कैसे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के ऊपर निर्भर है, राइट। फिर हमने देखा कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज में 2 टर्म हमने देखे, और हमने देखा रिसोर्स कंजर्वेशन क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है। देन वी हैव सीन द वेरियस वेज ऑफ कंजर्विंग द रिसोर्सेज। ओके, अब ये जो पूरा चैप्टर है, यहाँ पे बहुत तरह तरह के नए वर्ड्स आए हुए हैं, ठीक है। तो जब हम पढ़ने बैठते हैं, कई बार क्या होता है, ये सारे वर्ड्स हमारे दिमाग में जाके गड़बड़ हो जाते हैं ना, एक एक कड़ल बन जाता है ना, और हम भूल जाते हैं उसके बाद। इसका सिंपल तरीका क्या होता है कि हम एक चार्ट बनाएं। चार्ट कैसे? जैसे हमने अलग अलग ब्रांचेस में इसको डिवाइड कर लिया। जैसे हमने पढ़ा है चैप्टर आपका रिसोर्स, ठीक है, अब ये रिसोर्स आपका चैप्टर है। अब हमने देखा यहाँ पे रिसोर्स है, व्हाट इज रिसोर्स, ठीक। कोई भी सामान, ऐसा कोई भी सामान जो हम इस्तेमाल करने लायक बना लेते हैं अपनी नीड के हिसाब से, उसको हम रिसोर्स कहते हैं, ठीक। और कोई सामान रिसोर्स बनता कब है? जब वो यूजेबल होता है, उसकी यूटिलिटी और किस चीज़ में बताया था मैंने आपको, एक यूटिलिटी और एक उसकी वैल्यू, है ना। जब वो सामान यूजेबल होता है, यूज करने लायक हो जाता है, और जब उसकी कीमत बढ़ जाती है ना। तो इसमें भी हमने क्या देखा था, कुछ चीज़ों की इकोनॉमिक वैल्यू होती, कुछ चीज़ों की नहीं। जैसे कोई खनिज है, मान लीजिए गोल्ड है, कॉपर है, भाई मार्केट में इसकी वैल्यू है, बहुत महंगा मिलता है, या कोई भी चीज़ हम खरीदेंगे तब मिलेगी। लेकिन कुछ चीज़ें इकोनॉमिक वैल्यू की नहीं होती। जैसे हमने क्या देखा था, हम लैंडस्केप पे गए, हमने कोई सीनरी देखी, हमको इससे मेंटल रिलैक्सेशन मिला, लेकिन इसको हम बाजार में ले आके ना तो खरीद सकते हैं, ना तो बेच सकते हैं, ठीक है। फिर हमने देखा था आपकी ग्रैंड मदर, कोई घरेलू उसका नुस्खा है जिससे कि आपकी कोई छोटी मोटी बीमारी ठीक हो रही है, कल को अगर उसके ऊपर किसी का एक्सक्लूसिव अधिकार हो जाता है, कोई मेडिकल फर्म उसको ले लेती है, बेचती है, तो वो पेटेंटेड हो जाएगा, यानी मेडिकल फील्ड में या मार्केट में उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, तब उसका इकोनॉमिक वैल्यू हो जाएगा। तो ये हमने रिसोर्सेज के बारे में देखा। फिर हमने रिसोर्सेज की 3 प्रकार देखे, नेचुरल रिसोर्स, ह्यूमन मेड रिसोर्स एंड ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है। फिर नेचुरल रिसोर्सेज में हमने क्या देखा, देखिए इस प्रकार से रिसोर्सेज है, हमने इसे कैसे डिवाइड किया है, नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन, राइट। अब नेचुरल रिसोर्सेज को हमने किस बेस पे क्लासीफाई किया था, इसी क्लासिफिकेशन है आपकी, हाँ ये आपकी क्लासिफिकेशन है, कैसे, ऑन द बेस ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज, ऑरिजिन, स्टॉक एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो डेवलपमेंट एंड यूज के हिसाब से 2 ब्रांचेस में हमने डिवाइड किया इसको, एक्चुअल एंड पोटेंशियल, ठीक है। अब एक्चुअल रिसोर्स माने जो हम जानते हैं कि उसकी क्वांटिटी कितनी है और उसको हम प्रेजेंट में यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि आपका मैंने एग्जांपल दिया था डेक्कन प्लेट्यू, जहाँ की ब्लैक सॉइल है, जो कि महाराष्ट्र में है। फिर पोटेंशियल रिसोर्स, इसकी क्वांटिटी हमको पता नहीं है कितनी है, और हम उसको मे भी आगे फ्यूचर में यूज़ करेंगे। इसका एग्जाम्पल हमने क्या देखा था, लद्दाख में जो यूरेनियम के भंडार पाए गए हैं, राइट। फिर हमने देखा ओरिजिन के हिसाब से, ओरिजिन में हमने देखा बायोटिक एंड अबायोटिक, बायोटिक यानी लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स, एंड अबायोटिक माने नॉन लिविंग, रॉक्स हो गया, मिनरल्स हो गया, एयर हो गई, वाटर हो गया, ठीक है, ये सब आपके अबायोटिक हो गए। फिर हमने देखा स्टॉक, स्टॉक में रिन्यूएबल रिसोर्स है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, रिन्यूएबल यानी
जो दोबारा अपने आप को दोबारा रिप्लेनिश कर लेते हैं, जैसे सोलर एनर्जी है, एयर है, हाँ, विंड है। और नॉन रिन्यूएबल माने जिनको बनने में बहुत लंबा समय लगता है, जैसे आपका कोल है, पेट्रोलियम है। ओके, फिर हमने देखा डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से, तो हमने देखा यूबिक्यूटस और लोकलाइज्ड। यूबिक्यूटस का मतलब क्या होता है, जो सब तरफ मिलता है, ठीक है, जैसे हवा। और लोकलाइज्ड मतलब जो किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में ही पाया जाता है, जैसे आपके कोई खनिज हो गए, ठीक है, कॉपर हो गया, आयरन हो गया, जो भी है। ओके, ये आपका नेचुरल हो गया पूरा, हाँ, नेचुरल रिसोर्सेस। फिर हमने देखा ह्यूमन मेड। अब ह्यूमन मेड रिसोर्सेस में क्या देखा हमने कि नेचुरल रिसोर्सेस का ओरिजिनल फॉर्म जब चेंज कर देता है एक व्यक्ति, तो वो ह्यूमन मेड रिसोर्स कहलाता है। अभी हमने जस्ट देखा, ठीक है ना, किसके बेस पर, नॉलेज और स्किल के बेस पर और टेक्नोलॉजी के बेस पर, ठीक है। ये आपका हो गया ह्यूमन मेड रिसोर्स, जहाँ पे नेचुरल रिसोर्स की ओरिजिनल फॉर्म को चेंज किया जाता है, तो जो प्रोडक्ट बनता है वो ह्यूमन मेड रिसोर्स कहलाता है। समझ में आया आपको? थर्ड टाइप हमने देखी ह्यूमन रिसोर्स। अब ह्यूमन रिसोर्स में हमने क्या देखा, यहाँ पे हमने देखा कि व्यक्ति खुद ही अपने आप में रिसोर्स है, कैसे, अपने स्किल, नॉलेज और टेक्नोलॉजी की बेस पर, ठीक है। ये तीन चीजें इस्तेमाल करके वो खुद रिसोर्स होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, हमने ये देखा कि भाई उसकी वैल्यू कैसे बढ़ती है, ठीक। भाई उसने एजुकेशन ली, वो हेल्दी है, उसने अपने आप को एक अच्छे पद पे डाल दिया, डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, तो वो समाज के लिए वैल्यूएबल हो गया। तो यहाँ पे क्या बन गया, रिसोर्स, राइट। अब फिर हमने उसके बाद क्या देखा, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज में हमने क्या देखा है, एक हमने देखा कंजर्विंग द रिसोर्सेज एंड देन वी हैव सीन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक। तो इस प्रकार से अगर हम चार्ट पेपर बना लेंगे तो हमारे लिए किसी भी चैप्टर का कॉन्सेप्ट समझकर उसको अपने दिमाग में रखना बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। तो मैंने तो यहाँ पर आपको एक रफ डायग्राम बना के दिखाया है, आप चाहें तो इसको आप बहुत ही नीट एंड क्लीन अपने हिसाब से बना सकते हैं, ठीक है। मैंने कुछ चीज़ें यहाँ से आपको डिस्कस की हैं, तो आप इसको मेंशन कर सकते हैं, ठीक है, शॉर्ट में। एक्चुअल किसे बोलते हैं, पोटेंशियल वन लाइन में डाल के, जैसे हमने डाल दिया एक्चुअल रिसोर्स क्या है, आर यूज्ड इन द प्रेजेंट, क्वांटिटीज नोन, हो गया। नीचे हमने एग्जाम्पल डाल दिया, जो भी 2-3 एग्जाम्पल हुए हैं वहाँ पर आप डाल दिए। फिर पोटेंशियल में हमने लिख दिया क्वांटिटीज नॉट नोन मे बी यूज्ड इन द फ्यूचर, हमने एग्जाम्पल डाल दिया, ठीक। फिर हमने बायोटिक डाल दिया, लिविंग एग्जाम्पल प्लांट्स एनिमल्स, अबायोटिक नॉन लिविंग रॉक्स मिनरल्स और जो भी एग्जाम्पल है। फिर हम स्टॉक में आए, रिन्यूएबल विच गेट्स रिप्लेनिश्ड क्विकली, एग्जाम्पल दिया हमने। फिर नॉन रिन्यूएबल विच टेक्स लॉन्ग टाइम टू गेट रिप्लेनिश्ड, हमने एग्जाम्पल दे दिया। फिर डिस्ट्रीब्यूशन पे हमने लिख दिया यूबिक्यूटस विच इज फाउंड एवरीवेयर एयर एंड विच इज फाउंड इन सर्टेन प्लेसेस, हमने एग्जाम्पल दे दिया, राइट। फिर यहाँ पे आ गए, यहाँ पे हमने इस प्रकार से शॉर्ट में मेंशन। तो आप इतने बड़े चैप्टर को थोड़े से चार्ट पेपर में पूरा का पूरा समेट सकते हैं, और ऐसे ही वो आपके दिमाग में जाके भी हमेशा के फिट हो जाएगा और आप कभी भी चीज़ों को भूलेंगे नहीं, ओके। तो आई होप आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज यू कैन गिव मी अ लाइक। इफ यू हैव एनी सजेशंस, एनी डाउट्स और एनी कमेंट्स, प्लीज पुट इन माई कमेंट बॉक्स एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल डियर फ्यूचर हियर आई कम। और अगले क्लास में मैं इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस पूरी कवर करूँगी, और तब तक के लिए सी यू, बाय बाय।